की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आज की क्लास में ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कि जैसे कोई एक एटम है या कोई एक ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब कोई एक एटम है या कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक एटम या कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स के क्या क्या एग्जांपल है, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे इसको, ये इथाइल फ्री रेडिकल है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और एक ये 7, तो 7 एक ओड नंबर है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या हो गया, एक फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ये मिथाइल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये बॉन्ड है, एक ये, तो 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड का मतलब कार्बन के अराउंड में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये है और 2 ये है, 6 और एक ये है 7, तो कार्बन के अराउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन एक ओड नंबर होता है, ओड है तो ये भी क्या है फ्री रेडिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये भी अनपेयर्ड है क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 पेयर हो गए, ये पेयर हो गए, ये पेयर, ये अनपेयर्ड बच गया। इसी तरीके से ये 2 पेयर हो गए, ये पेयर हो गए, ये हो गई, एक ये अनपेयर्ड बच गया। तो ये सारे हमारे क्या है फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद अभी हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स की फ्री रेडिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली बात, जब भी किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं तो फ्री रेडिकल का जो लाइफ रेडिकल बहुत ही थोड़े समय के लिए हमारी रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, बाद में ये आपस में रिएक्शन करके या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर लेते हैं। कहने का मतलब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है ये क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्राई करता है कि अपने आप को ये पेयर अप कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर अप करने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन और ऑब्टेन कर ले और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है ये पेयर अप हो जाए। तो इसीलिए फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है इनको पेयर अप करने के लिए फ्री रेडिकल्स हमेशा तैयार रहते हैं और किसी भी तरह ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना चाहते हैं। इसीलिए रीजन होता है कि फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि दे आर न्यूट्रल। अब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे अगर मैं क्लोरीन फ्री रेडिकल को लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से लिख दिया, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ तो भी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है ये इस तरह से है, तो इसके ऊपर हम कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं शो करते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर। अब हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसा नेचर होता है उस मॉलिक्यूल का, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है। तो फ्री रेडिकल्स भी सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स कि फ्री रेडिकल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्टूडेंट जो भी हमारे ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल होते हैं जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन एटम पे होता है, तो
इस तरह के जो फ्री रेडिकल होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें अभी तक भी सर्टेनिटी के साथ नहीं पता है कि जिस कार्बन के ऊपर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उस कार्बन की एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये सर्टेनिटी के साथ हमें नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, और एक ये ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल है। इस तरह एक CF3 रेडिकल है और एक मिथाइल रेडिकल है। तो क्या है कि जो मिथाइल रेडिकल होता है ये तो होता है प्लेनर, ये होता है हमारा प्लेनर, और कार्बन की इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। लेकिन वहीं पे ये जो CF3 है ये होता है टेट्राहेड्रल, और ये जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है ये होती है यहाँ पे sp3। तो केमिस्ट्री के अंदर मतलब हमें अभी सर्टेनिटी के साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जाती है इसके बारे में भी कि CF3 क्यों टेट्राहेड्रल है और CH3 क्यों प्लेनर है, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जाती है। लेकिन सर्टेनिटी के साथ अभी भी हमें ये नहीं पता है कि जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लेकिन इन जनरल जो हम मोस्ट ऑफ केसेज में देखते हैं कि जो हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल होते हैं उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, कि मोस्ट ऑफ जो हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल होते हैं उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और ज्योमेट्री उनकी कैसी होती है, प्लेनर होती है, स्ट्रक्चर उनकी प्लेनर होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा एल्काइल फ्री रेडिकल है इस तरीके से, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होता है इस तरीके से ये। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में, ये जो बॉन्ड एंगल है इन सभी बॉन्ड के बीच में, ये कितना होता है 120 डिग्री के अराउंड होता है, ये 120 डिग्री होता है। ये सभी इन बॉन्ड के बीच में, ये वाले और इसके बीच में भी 120 होगा और इसके बीच में भी 120 होगा। और जब हमने बताया ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मतलब कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। तो कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। लेकिन एक जो p ऑर्बिटल बच जाता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होता है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, ये इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा इस तरीके से। और जो हमारा फ्री रेडिकल वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जनरल हमने यहाँ पे देखा है कि फ्री रेडिकल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। लेकिन सर्टेनिटी के साथ अभी भी हमें नहीं पता है कि जो कार्बन एटम होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लेकिन इन जनरल sp2 होती है हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल्स की जब हम बात करते हैं।